जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो ने नांदाव सेक्ट के कई सारे कल्टीवेटर्स का खात्मा कर दिया। वो सन नांदाव से कह रहा था कि अब तो मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए आगे की बैटल कल होगी। मगर जैसा कि किन्मो ने प्लान किया था, सन नांदाव अपने सभी डिसाइपल्स को लेकर उसे सिटी के बाहर तक फॉलो करता है। और तभी किन्मो ने अपना आखिरी दाव खेला। उसके हेवनली डीमन सेक्ट ने पूरे की पूरे नांदाव सेक्ट का खात्मा कर दिया था और इसका एक सुराग भी पीछे नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, वो ड्यूक वे को भी जबरदस्ती अपने सेक्ट में शामिल कर लेता है ताकि ड्यूक वे चाहकर भी किसी को किन्मो की सच्चाई बता न सके। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि किन्मो और हुलिंग स्नोबॉल से खेल रहे हैं और उतने में प्रिंसेस यूजी की वहाँ पर एंट्री हो गई। उसने तो आते साथ ही इन दोनों पर अपने स्नोबॉल से अटैक करना शुरू कर दिए थे। वो किन्मो से कहती है कि न्यू ईयर आने वाला है और कई सारे कल्टीवेटर्स अपने होम टाउन जा रहे ताकि वो अपनों के साथ सेलिब्रेट कर पाए। साथ ही उसने मजे मजे में अपने 9 ड्रैगन्स का इस्तेमाल करते हुए किन्मो पर कई सारे आइस बॉल से हमले कर दिए। किन्मो से बता रहा था कि हाँ, मैं भी अपने घर जाने वाला हूँ। मैंने भी अपनी ग्रैनी सी और ग्रैंड पास से वादा किया था कि मैं नए साल पर घर जरूर आऊंगा। और फिर किन्मो ने भी अपनी हेवनली हैंड जेन मास्टर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यूजी पर कई सारे आइस बॉल से अटैक कर दिया। मगर प्रिंसेस यूजी तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, जिसके चलते वो किन्मो के बर्फ के नीचे पूरी तरह से दब जाती है। सो किन्मो ने फटाफट से जाकर यूजी को बर्फ से बाहर निकाल लिया। मगर उसने तो बाहर आते साथ ही किन्मो से सवाल पूछा कि क्या वाकई तुम यहाँ से जाने वाले हो। यहाँ पर किन्मो ने देखा कि प्रिंसेस यूजी काफी ज्यादा मायूस है, तो बड़े ही प्यार से यूजी की बालों पर लगा हुआ बर्फ हटाने लगा। वेल, यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक रोमांटिक मोमेंट बनने ही वाला था कि तभी हुलिंग ने बीच में आकर इन्हें अलग कर दिया। वो कह रही थी, यंग मास्टर जरा अपनी फीलिंग्स पर काबू रखो, देखो तो आपसे कोई मिलने आया है। तभी किन्मो ने देखा कि इंपीरियल एडवाइजर का एक सर्वेंट वहाँ पर पहुँच चुका। वो किन्मो को ग्रीट करते हुए बताने लगा कि इंपीरियल एडवाइजर ने मुझे यहाँ भेजा। पिछली बार आपने जो उन्हें उधार पैसे दिए थे वो मैं वापिस लौटाने आया हूँ। जिस पर किन्मो कहता है कि शायद इस बार इंपीरियल एडवाइजर ने हमारे एम्परर के तोहफे को एक्सेप्ट किया, इसीलिए तो वो इतनी जल्दी उधारी चुका पा रहे। जिस पर वो बंदा कह रहा था, हाँ, इस बार उन्होंने एम्परर से मना नहीं किया। वो बंदा बता रहा था कि इस बार हमारे एम्परर ने उन्हें 10,000 गोल्ड टेल्स और साथ ही एक शादी का रिश्ता भी दिया। इनफैक्ट हमारे मैजेस्टी ने तो लगभग 100 लड़कियों की तस्वीरें उनके रूम पर भेज दी थी ताकि वो उनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर पाए। उन लड़कियों के कलेक्शन में न जाने कितनी सारी प्रिंसेस थी और बला की खूबसूरत लड़कियां भी। मगर हमारे एडवाइजर ने तो उन सभी को मना कर दिया क्योंकि उन्हें तो ऑलरेडी एक दूसरी लड़की पसंद थी जो कि हमारे सिल्क डिपार्टमेंट की कमिश्नर हैं। हमारे एडवाइजर ने तुरंत ही उसके सामने अपनी फीलिंग्स जाहिर की और अगले ही दिन उन दोनों ने शादी कर ली और अब तो दोनों हनीमून ब्रेक लेकर सीधे माउंटेन पर घूमने चले गए। वेल, यहाँ पर किन्मो काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर इंपीरियल एडवाइजर को कौन सी लड़की पसंद थी। तभी प्रिंसेस यूजी उससे कहते कि क्यों ना तुम थोड़ा सा गेस करो, मैं तुम्हें एक क्लू देती हूँ। एक बार तुमने डाजियांग काउंटी में उसकी जान बचाई थी, साथ ही साथ वो मेरी भी काफी अच्छी दोस्त है। जो सुनते साथ ही किन्मो को तुरंत ही याद आ गया कि यहाँ पर तो सानियान की बात हो रही है। जब किन्मो यांगकांग में आने की कोशिश कर रहा था उसी वक्त उसने सानियान की जान बचाई थी। वो काफी ज्यादा अमेज होते हुए कहने लगा कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सानियान ही हमारे एडवाइजर की बीवी बन गई। और यहाँ पर किन्मो जितना ज्यादा हैरान था, यूजी उतनी ही ज्यादा खुश थी। वो बताती है कि सानियांग हमेशा ही इंपीरियल एडवाइजर को काफी ज्यादा पसंद किया करती थी। एडवाइजर की हर एक खूबी को उसने एडमायर किया और जब उसे पता चला था कि इंपीरियल एडवाइजर बुरी तरह से घायल है, तब उसने खुद की परवाह किए बिना ही वो सीधे ग्रेट डाचू की तरफ रवाना हो गई ताकि वो उनके लिए रेयर हर्ब्स ढूंढ कर ला पाए। उसे कुछ भी करके एडवाइजर को हील करना था। मैंने तो तभी समझ जाना चाहिए था कि इन दोनों की कुछ तो कहानी है, लेकिन ये बात कभी मेरे दिमाग में ही नहीं आई। खैर, ये तो अच्छा हुआ कि अब वो दोनों एक साथ है। मेरे ख्याल से उनकी तकदीर में ही एक दूसरे का साथ लिखा हुआ था। मगर किन्मो को काफी ज्यादा टेंशन आ रहा था। वो सोचता है कि लगभग 10 दिनों से कंटिन्यूअस बर्फ गिरती जा रही, हमें तो कई दिनों से सूरज की एक हल्की सी किरण भी नजर नहीं आई। मगर ऐसे भयानक मौसम में ही एडवाइजर अपनी वाइफ के साथ यहाँ से बाहर चले गए। मैंने आज तक कभी भी इतनी स्नोफॉल के बारे में नहीं सुना था। मौसम के साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और अब हमें एक फ्लाइंग कैरेज दिखाई जाती है जो कि किन्मो की दोस्त लियांग की थी। उसके बंदे उससे कहने लगे कि बॉस, यहाँ पर भी स्नोफॉल हो रहा, जबकि मैंने तो आज तक नहीं सुना था कि इस काउंटी में भी बर्फ होती है। जिस पर लियांग कह रहा था कि हाँ, मैं
भी इसी बात को लेकर परेशान हूँ कि आखिर इस शहर में स्नोफॉल क्यों हो रहा। ये जगह तो अपने गर्म वेदर के लिए ही फेमस थी, यहाँ पर तो स्नो बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। चलो फटाफट से कैरेज की स्पीड बढ़ाओ, मैं आगे तक का इलाका चेक करना चाहता हूँ। वही दूसरी तरफ यांगकांग में भी बेल बजने लगी। ऐसी बेल तभी रिंग की जाती थी जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, इसलिए सभी लोग यांगकांग के मेन स्क्वायर में पहुंच गए, जहाँ पर एक बंदा उन्हें एम्परर का हुक्म सुना रहा था। वो बंदा सबको बताने लगा कि यहाँ पर 10 दिनों से लगातार बर्फ गिर रही, जो कि एक नेचुरल डिजास्टर मानी जा रही है। इसलिए हमारे एम्परर ने एक इमरजेंसी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। 5वीं रैंकिंग और उसके ऊपर वाले सभी लोग अभी के अभी कोर्ट में रिपोर्ट करेंगे, और जो भी बंदा कोर्ट में आने से फेल हुआ उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चाहे वो बड़े ओहदे वाला कोई ऑफिशियल ही क्यों ना हो, उसे पनिशमेंट से बचाया नहीं जाएगा। अब इस खबर को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। साथियों, मैसेंजर सभी ऑफिशियल लॉर्ड से कहने लगा कि जल्दी से कोर्ट में चले जाएं, बिल्कुल भी डिले मत करना। तो ये सभी लोग फटाफट से कोर्ट की तरफ रवाना हो गए। इधर फ्लाइंग कैरेज वाला लियाम काफी दूर पहुंच चुका था, मगर उसने देखा कि हर जगह बस बर्फ है, इसलिए वो बंदा अपने हेवनली विजन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी मदद से वो काफी दूर तक देख सकता था। उसकी नजरें जहाँ तक पहुँच पा रही थी, उसने वहाँ तक अपनी सेंस को स्ट्रेच किया। कई 100 मीलों तक उसे बस बर्फ ही बर्फ नजर आई। कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहाँ पर बर्फ ना गिरी हो। और यही सारी चीजें देखने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो कह रहा था कि ये वाली काउंटी हमारी यांगकांग की कैपिटल से लगभग 10,000 मील दूर होगी। हमने इतना लंबा सफर तय किया, मगर अभी तक हमें सूरज की एक रोशनी नजर नहीं आई। हर तरफ बस स्नो है। ऐसा लगता है कि यांगकांग ने मानो बर्फ की चादर ओढ़ ली। यहाँ पर एक ही बस विशाल डार्क क्लाउड है, और इसी क्लाउड ने हजारों मीलों तक स्ट्रेच होकर पूरे यांगकांग को अपने कब्जे में ले लिया। इसके पीछे कुछ तो रीजन जरूर होगा, ये कुदरती तो नहीं हो सकता। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें ग्रेट थंडर साउंड स्कूल का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर बर्फ का कोई नामो निशान नहीं था। इनफैक्ट यहाँ पर तो काफी अच्छी धूप खिली हुई थी। और अब हमें ग्रेट थंडर साउंड स्कूल के मास्टर रोलाई की आवाज आती है। वो कह रहा था कि हेवनली डीमन सेक्ट ने बुराई की सारी हदों को पार कर दिया। वो सेक्ट तो ऑलरेडी इवल चीजों का पिटारा था, और इस बार उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे उनके कर्मों का घड़ा भर गया। साथ ही यांगकांग ने जबरदस्ती इस दुनिया को बदलने की कोशिश की, यहाँ के हजारों सालों पुराने नियमों को अपने पांव तले कुचल दिया। मगर वो लोग ये भूल गए कि हेवन कभी खामोश नहीं रहता। जो भी चीज हेवन को चैलेंज करेगी, हेवन उसे एलिमिनेट कर देगा। और इस बार तो यांगकांग ने हेवन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मुझे तो पहले से ही पता था कि एक ना एक दिन यांगकांग को सजा जरूर मिलेगी। डिवाइन पनिशमेंट अब आ रही है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें यांगकांग के इंपीरियल कोर्ट का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर हद से ज्यादा सन्नाटा था। कई सारे ऑफिशियल्स मौजूद है, मगर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये सभी लोग किसी के इंतजार में हैं। और उतने में एम्परर यानफेंग इन लोगों से पूछने लगे कि बताओ इंपीरियल एडवाइजर कब आने वाले हैं। तो वहाँ मौजूद सर्वेंट तुरंत ही एम्परर को बताने लगा कि हमारे इंपीरियल एडवाइजर ने रिक्वेस्ट की थी कि वो इस बार अपनी फैमिली और दोस्तों से मिलने जाएंगे। तो वो लोग ऑलरेडी यांगकांग की कैपिटल के बाहर जा चुके हैं। फिलहाल वो कहाँ पर है हम इसका पता भी नहीं लगा पाए। यहाँ पर किन्मो सोचने लगा कि क्राउन प्रिंस ने भी तो इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया, तो एम्परर ने उसके बारे में अभी तक क्यों नहीं पूछा। वैसे क्राउन प्रिंस और इंपीरियल एडवाइजर का एक ही वक्त में यहाँ से गायब हो जाना काफी ज्यादा अलग है। ये कोई सोची समझी साजिश होगी या फिर होगा कोई इत्तेफाक। और उतने में एम्परर बताने लगे कि यांगकांग के किसी भी बंदे ने 10 दिनों में सूरज का मुंह नहीं देखा। हमारी जमीन पर सूरज की एक किरण भी नहीं पड़ी। इनफैक्ट मुझे हमारी कंट्री के अलग अलग इलाकों से खबरें मिली है। उन्होंने भी इसी स्नोफॉल की शिकायत लगाई। ईस्टर्न रीजन के सनराइज आइलैंड से लेकर वेस्टर्न रीजन के मीशुई पास तक बस बर्फ ही बर्फ है। 1 इंच भी ऐसी जमीन नहीं मिली जहाँ पर बर्फ ना गिरी हो। बस एक ही विशालकाय बादल ने पूरी की पूरी यांगकांग को स्वैलो कर लिया। क्या तुम में से कोई भी मुझे बता सकता है कि इसका पॉसिबल रीजन क्या होगा। और उतने में कोर्ट का एक ऑफिशियल सामने आकर एम्परर को ग्रीट करने लगा। वो कह रहा था कि साउथ में मौजूद जितनी भी खेती थी वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो गई। मुसलसल होने वाली बर्फबारी की वजह से हमारी सारी फसलें सड़ चुकी हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले साल कोई फसल नहीं उगेगी। साथ ही इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए कई सारे फार्मर्स जंगलों को काट रहे हैं, ताकि वो आग जलाकर खुद की बॉडी को फ्रीज होने से बचा पाए। बस 2-4 दिनों में ही कई सारे जंगल साफ हो गए। अगर ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो नेचुरल डिजास्टर की कतार लग जाएगी। कभी सूखा पड़ेगा तो कभी बाढ़ आएगी, और ये सब मैन मेड डिजास्टर होगा। हम इंसान ही हमारी दुनिया को उजाड़ देंगे। फिलहाल तो उनके पास थोड़ा सा अनाज है,
लेकिन जैसे ये खाना खत्म हो जाए वो लोग एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे। वहीं पर एक और जनरल सामने आकर बताने लगा कि वॉर की वजह से तो साउथ में ऑलरेडी खाने की कमी थी, वो इलाका तो ऑलरेडी तबाही की कगार पर है और अगर साउथ जैसे हमारा नॉर्दर्न इलाका भी बंजर रहा तो हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। हमें फिर मजबूर होकर नोबल फैमिलीज के रिसोर्सेज पर कब्जा करना पड़ेगा। आपने कई सारी मुसीबतों का सामना करके फाइनली यांगकांग में शांति प्रस्तापित की थी, मगर कुछ ही दिनों में ये शांति बर्बाद होकर यहाँ पर केओस मचेगा। लेकिन अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई। अगर हम इस बादल को जैसे तैसे हटा पाए तो हो सकता है दोबारा से सब कुछ नॉर्मल हो जाए, और अगर हम उस बादल को हटाने में नाकाम रहे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जिस पर एम्परर जवाब देते हुए कहने लगे कि एक बार फिर से रेबिलियन शुरू हो जाएगी और इस बार तो हम रेबिलियन को कुचलने की सिचुएशन में भी नहीं है। सिर्फ इस एक विशालकाय बादल ने यांगकांग को तबाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर ये कुछ महीनों तक और रहा तो यांगकांग पूरी तरह से बिखर जाएगा। हमारी कई सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। वेल यहाँ पर एम्परर यानफेंग काफी ज्यादा गुस्से में थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनके दरबार से कोई बंदा उन्हें अच्छी सी सलाह दे ताकि वो इस डिजास्टर को होने से रोक पाए। और तब एक ऑफिशियल सीधे एम्परर के सामने जाकर बताने लगा कि हेवन का इस दुनिया को चलाने का अपना खुद का एक तरीका है। हेवन ने एक नेचुरल ऑर्डर एस्टेब्लिश की थी और हम हजारों सालों से उसी को फॉलो करते आ रहे। लेकिन फिर हमारे इंपीरियल एडवाइजर ने रिफॉर्मेशन के काम शुरू करके हेवन के ऑर्डर को नाकाम किया। हेवन ने लिखे गए नियमों को दोबारा से लिखा गया और उन्होंने ऐसा करके हेवन को काफी ज्यादा भड़का दिया है। अब हेवन अपना कहर बरसा रहा और इसमें एडवाइजर नहीं बल्कि बाकी के कॉमन लोग सफर कर रहे हैं। वेल ये बंदा बिंदास्त होकर इंपीरियल एडवाइजर पर उंगली उठा रहा था और ये बात इंपरर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उन्होंने तो सीधे अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्दी से इसे बाहर ले जाकर इसकी गर्दन उड़ा दो। एम्परर की इस ऑर्डर को सुनकर तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। एम्परर कह रहे थे कि हमारी दुनिया पर कयामत की तलवार टंगी पड़ी है और ऐसी सिचुएशन में ये बंदा डर का माहौल बना रहा। ऐसे माहौल में इसने इंपीरियल एडवाइजर के खिलाफ लोगों के दिल में जहर घोलने की कोशिश की। यहाँ पर वो बंदा अपना सिर पटक कर एम्परर से माफी मांग रहा था, मगर उस पर कोई रहम दिखाया नहीं गया। एम्परर बता रहे थे कि यहाँ पर इंपीरियल एडवाइजर ने जितने भी बदलाव किए वो सब मेरी ऑर्डर को ही फॉलो करके किए, तो तुम उसका सारा ब्लेम बस एडवाइजर पर नहीं डाल सकते। अगर हेवन को गुस्सा आया है तो वो हम सब पर आया है, ना कि सिर्फ इंपीरियल एडवाइजर पर। अब इस दरबार में एडवाइजर के खिलाफ कोई भी एक लफ्ज नहीं बोलेगा। अगर किसी ने ऐसी जुर्रत दिखाई तो उसकी भी गर्दन उड़ा दी जाएगी। और उतने में किन्मो एम्परर से बात करने चला गया। ओके योर मैजेस्टी, सारे मसले की जड़ है वो बड़ा सा क्लाउड, तो क्यों ना हम उसे वैनिश कर दे। तो एम्परर उससे पूछने लगे कि बताओ फिर हम उस क्लाउड को कैसे हटाएं। अगर तुम ये सुझाव दे रहे हो तो तुम्हारे पास इसकी तरकीब भी होनी चाहिए। तो किन्मो ने जवाब देते हुए बताने लगा कि ये काफी ज्यादा सिंपल है। हमें स्पिरिट वेसल को रिफाइन करके उन्हें गोल्ड जैसे ट्रेजर में बदलना होगा, मगर ये गोल्ड वाइन गोल्ड जैसे छोटे छोटे नहीं बल्कि साइज में काफी ज्यादा बड़े होने चाहिए और साथ ही साथ काफी ज्यादा मजबूत भी। फिर हम उन गोल्ड में इस क्लाउड की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। सो गाइस, अगर किन्मो के सजेशंस की बात की जाए तो सिंपल भाषा में ये था कि वो कुछ बर्तन बनाना चाहता है जिसमें वो उस बड़े से बादल को भरकर कैद कर सके। और तब एक ऑफिशियल किन्मो से कहने लगा कि हमारे यांगकांग किंगडम में तो बस 1 मिलियन तक ही स्पिरिट वेसल्स होंगी। उन सभी स्पिरिट वेसल्स को रिफाइन करने के बाद भी हमारे पास ज्यादा गोल्ड नहीं होंगे। हम तो बस किसी एक इलाके पर मौजूद बादल को ही हटा सकते हैं। मगर किन्मो के पास इसका भी एक और तरीका था। वो एम्परर से कहने लगा कि छठी रल्म वाले हर एक कल्टीवेटर को समन कीजिए। उन कल्टीवेटर्स की पावर का इस्तेमाल करके हम क्लाउड्स को एब्जॉर्ब करवा सकते हैं और जिस वक्त अकाल पड़ेगा तब हम इन्हीं स्टोर किए हुए बादलों को रिलीज करके बारिश ला सकते। अगर हमारी किसी दुश्मन नेशन के साथ जंग हुई तो हमारे पास ऐसी एबिलिटीज होंगी कि हम खुद ही मौसम को मैनिपुलेट कर पाएंगे। हम उन पर बाढ़ से हमला कर सकते या फिर स्नोफॉल करके उन्हें भी हरा सकते। भले ये बादल हमारे लिए कयामत है, लेकिन हम इसका सही से इस्तेमाल करके इसे एक ब्लेसिंग में बदल सकते। जो सुनकर एम्परर कहने लगे कि तुम तो आसमान को ही हमारा वेपन बनाना चाहते हो। वाह, क्या ही शानदार आइडिया है, ब्रिलियंट। बस यहाँ पर एक ही मसला होगा, तुमने कल्टीवेटर्स को समन करने के लिए बोला है, मगर जो फ्री कल्टीवेटर्स है वो हमारे कोर्ट को जवाब नहीं देते। ऐसे लोग बस खुद की ही मर्जी के मालिक होते, उन्हें किसी का हुक्म मानना पसंद नहीं, इसीलिए तो उन्हें फ्री कल्टीवेटर कहा जाता। जिस पर किन्मो कह रहा था कि फिर तो आपको कुछ ऐसा करना होगा कि वो लोग
लोग आपकी मदद करने के लिए खुद पहुंच जाएं। फिलहाल आपको खुद एक्शन लेना पड़ेगा। आप खुद होकर कल्टीवेटर्स को लीड कीजिए। हमें छोटे इलाके से इस क्लाउड को हटाकर वहाँ गिरने वाली बर्फ को रोकना पड़ेगा, जिसके बाद आप कुछ कल्टीवेटर्स के साथ मिलकर जमीन पर पड़ी हुई बर्फ को मेल्ट करोगे और दोबारा से खेती की शुरुआत की जाएगी। अगर आप खुद मैदान पर उतरोगे तो कल्टीवेटर्स भी आपकी मदद करने पहुंच जाएंगे। वो सोचेंगे कि हमारे बादशाह इतनी मेहनत कर रहे हैं इस दुनिया को बचाने के लिए, तो हम पीछे कैसे हटेंगे। और इसी तरह से उनके दिलों में यूनिटी का भाव पैदा होकर ये मसला मिलजुल कर हल किया जाएगा। इसे ही कहा जाता है द वे ऑफ सेंट। हमारी ये टीचिंग द वे ऑफ सेंट आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी से बिल्कुल भी अलग नहीं है। अब ये सारी बातें सुनते साथ ही एक ऑफिशियल सामने आकर एम्परर से कहने लगा कि सीनियर किन्मो की बात मत सुनिए। ये बंदा अपनी हेवनली डीमन सेक्ट की सोच को यहाँ पर फैलाना चाहता है। ये बंदा तो इस मुश्किल घड़ी में खुद का फायदा करना चाहता। इस तरह से ये अपने हेवनली डीमन सेक्ट को फेमस कर देगा। धीरे धीरे करके ये बंदा हमारे कोर्ट के सभी बंदों को अपनी सेक्ट का हिस्सा बना देगा। और फिर वो दिन दूर नहीं जब यांगकांग नेशन पर आपका नहीं बल्कि हेवनली डीमन सेक्ट का राज होगा। ये बंदा एक गद्दार है तो इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। यांगकांग नेशन की बुनियाद को बरकरार रखने के लिए इसका सिर काटना पड़ेगा। अब ये सुनकर कोर्ट के लोग आपस में ही बातें करने लगे। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि हाँ वाकई ये किन्मो गद्दार है, इसलिए तो ये अपने हेवनली डीमन सेक्ट की सोच को यहाँ पर स्प्रेड करना चाहता। मगर किन्मो के मास्टर बाशान को उनकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहने लगे कि तुम लोग हमेशा किन्मो के खिलाफ कोई न कोई प्लानिंग बनाते रहते। इस बार किन्मो हमारी मदद करना चाहता, मगर तुम लोग तो उसने दिए हुए रेजोल्यूशन पर भी सवाल उठा रहे। तुम लोग तो बस एक ही चीज में माहिर हो, किसी पर भी गद्दार का इल्जाम लगाकर उसे एग्जीक्यूट करवाना। जिस पर बंदा कहने लगा कि मैंने यहाँ पर कोई गलत बात नहीं की थी। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि किन्मो हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर है और इसकी डिमोनिक सोच ने तो अब सीनियर बाशान को भी अपने कब्जे में कर लिया। वो भी किन्मो की ही बोली बोल रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये किन्मो पूरे कोर्ट को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। हमारा किंगडम खतरे में है तो प्लीज इसे एग्जीक्यूट करवा दीजिए। जो सुनते साथ ही एम्परर यानफिंग उससे कहते हैं कि आज के बाद तुम्हारे पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं होगी। मैं तुम्हें तुम्हारे ओहदे से हटा रहा हूँ। हमारे काउंसिलर किन्मो ने बस इस दुनिया को बचाने की कोशिश की। वो यांगकांग को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। उन्होंने दिया हुआ हर एक सुझाव यांगकांग के लिए उम्मीद है और तुम हो कि तुमने उसी पर कीचड़ उछाला। अब तुम में से जो भी किन्मो के खिलाफ आवाज उठाएगा मैं उसका सिर कलम कर दूंगा। मुझे यहाँ पर काबिल लोगों की जरूरत है, न कि ऐसे लोगों की जो बस दूसरों पर निशाना साधना चाहते। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम जनरल को हुक्म दिया कि जल्दी से इस तबाही की जड़ को खोज कीजिए, पता करो कि ये क्लाउड यहाँ पर अपीयर क्यों हुआ। साथ ही उन्होंने अपने 3 डिपार्टमेंट को हुक्म दिया कि अब रिलीफ के काम में मेरी मदद करो। तभी किन्मो आगे बढ़ते हुए एम्परर से कहने लगा कि मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी इस काम में मदद करेंगे। अगर आप चाहो तो मैं उनकी लिस्ट आपके सामने पेश कर सकता हूँ। मगर एम्परर यानफिंग का किन्मो पर इतना ज्यादा भरोसा था कि उन्होंने लिस्ट को देखे बिना ही उसे अप्रूव कर दिया। यहाँ पर ड्यूक वेई दिल ही दिल में सोचने लगे कि इंपीरियल एडवाइजर फिलहाल मौजूद नहीं है, तो किन्मो इसी का फायदा उठाकर अपने हेवनली डीमन सेक्ट के कुछ लोगों को यहाँ पर लाना चाहता। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं किन्मो के खिलाफ सोच नहीं सकता। कुछ दिनों पहले ही तो मुझे हेवनली डीमन सेक्ट का हेवनली किंग बना दिया था, वो भी जबरदस्ती। अगर इंपीरियल एडवाइजर जल्दी से वापिस नहीं आए तो ये किन्मो हमारे एम्परर को भी हेवनली डीमन सेक्ट का हिस्सा बना देगा। हो सकता है कि उन्हें भी हेवनली किंग पोजीशन से नवाजा जाए। ये बच्चा काफी ज्यादा शातिर है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें डाओइस्ट सेक्ट का एक पिक दिखाया गया, जहाँ पर डाओइस्ट मास्टर अपने डिसाइपल लिन शुआन को बता रहे थे कि यांगकांग का एम्परर एक नंबर का बेवकूफ है। वो अनजाने में ही किन्मो के हेवनली डीमन सेक्ट की विचारधारा को फॉलो कर रहा। उसे इस बात की कोई कल्पना ही नहीं कि आगे चलकर किन्मो ही यांगकांग के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। इन्होंने जितने भी बदलाव किए हैं वो सब के सब फेल हो जाएगी। अब यहाँ पर लिन शुआन अपने मास्टर की बातें समझ नहीं पा रहा था, तो मास्टर उसे समझाने लगे कि डाओ हमेशा नेचर को फॉलो करता। हम डाओइस्ट पाथ के लोग मैथमेटिक्स और प्रिंसिपल का यूज करके इस नेचुरल वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं। ये दुनिया किस तरह से काम करती इसे हम ऑब्जर्व कर सकते। यहाँ पर एक नेचुरल ऑर्डर एस्टेब्लिश है, कोई इसे अल्टर नहीं कर सकता। फूलों का खिलना तय है, पतझड़ का आना तय है। समाज में हर एक लोग इक्वल नहीं हो सकते, वहाँ पर अमीरी और गरीबी का बैलेंस बना रहना चाहिए। मगर किन्मो का हेवनली डीमन सेक्ट अपनी डिजायर्स में इतना ज्यादा अंधा हो गया कि वो
वो इस दुनिया में बदलाव लाना चाहता। उनका द वे ऑफ सेंट यही बताता है कि इस दुनिया में हर एक बंदा इक्वल है और अपने इसी मंसूबे से उन्होंने नेचुरल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस पर लिनशान कह रहा था कि मेरे ख्याल से हेवनली डीमन सेक्ट ने कुछ भी गलत नहीं किया, वो तो बस हर एक को इक्वल अधिकार देना चाहते, मगर फिर भी उनके अच्छे काम के लिए क्या हेवन उन्हें पनिश करेगा? जिस पर मास्टर कहते हैं कि हेवनली डीमन सेक्ट की कुछ सोच ऐसी है जिसे मैं भी पसंद करता हूँ, मगर कुछ बातें सही होने से पूरी विचारधारा सही नहीं होती। डिवाइन हमेशा नेचर से ही इमर्ज होता और ये लोग तो ग्रेट डाओ को ही रिफॉर्म करना चाहते। नेचर के ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करना यानी कि डिवाइन के खिलाफ जाना। तो आप बताओ, उनकी सोच डिमोनिक नहीं है तो और क्या है? भले ही वो लोग खुद को होली सेक्ट मानते, मगर असल में वो एक डिमोनिक सेक्ट है। इंपीरियल एडवाइजर तो कई सालों पहले इस हेवनली डीमन सेक्ट की सोच से अफेक्ट हो गया। वो पैट्रियार्क की बातों से इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि उसने रिफॉर्मेशन करना शुरू कर दी और इसी वजह से यांगकांग की बर्बादी होना निश्चित है। पहले भी इस दुनिया में कई दफा कैलेमिटीज आई है और मेरे ख्याल से इस बार की कैलेमिटीज का यूज करके हेवन यांगकांग को तबाह कर देगा। बस कुछ ही वक्त में हेवन का ट्रिबुलेशन उन पर डिसेंड होने वाला है। इस हेवनली पनिशमेंट के जिम्मेदार बस दो लोग हैं, एक तो है एम्परर यानफेंग और दूसरा है इंपीरियल एडवाइजर। तो भला उन दोनों के कर्मों की सजा आम लोगों को क्यों मिले? जाओ जाकर अपने डिसाइपल्स को बता दो कि उन्हें यांगकांग के आम लोगों को बचाने के लिए आना पड़ेगा। सो गाइस, अगर देखा जाए तो डाविस सेक्ट का ये मास्टर भी काफी ज्यादा रहमदिल है। भले इसे यांगकांग के एम्परर और एडवाइजर की सोच पसंद नहीं आती, मगर इसके दिल में नॉर्मल लोगों के लिए रहम था। वो अपने डिसाइपल से कह रहे थे कि इस मुश्किल घड़ी में हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना चाहिए, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। इस कैलामिटी में एक भी मासूम मारा नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर वो मास्टर दिल ही दिल में सोच रहे थे कि एम्परर और एडवाइजर को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि इस कैलामिटी का रीजन वो दोनों हैं। हमारे डाविस सेक्ट ने आज तक इस दुनिया के मसलों में इंटरफेयर नहीं किया था, लेकिन अब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं, हमें इस दुनिया में उतरना पड़ेगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें लिटिल जेड हेवन की सेलेस्टियल realm दिखाई गई। सो गाइस, ये वो दुनिया है जिसे बादलों में एस्टेब्लिश किया गया था और यहाँ पर बस इमॉर्टल्स ही रह सकते। और आज यहाँ पर इंपीरियल एडवाइजर अपनी वाइफ सानियान के साथ पहुंच चुके हैं। वो उसे बता रहे थे कि ये जगह एक मिस्टीरियस सीक्रेट प्लेस मानी जाती, जिसे कि जेन नाम के सेज ने एस्टेब्लिश किया था। उस जेन सेंट ने ऐसा दावा किया था कि लिटिल जेड हेवन में कुछ ऐसा है जो हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता। जो सुनते साथ ही सानियान उनसे पूछने लगी कि हस्बैंड, क्या आप अपनी सोच को बदलना चाहते हो? जिस पर एडवाइजर कोई जवाब नहीं देते, वो तो बस प्लीजेंट वे में स्माइल कर रहे थे। और उतने में लिटिल जेड हेवन का एक इमॉर्टल उनके सामने अपीयर हुआ। वो इन दोनों का स्वागत कर रहे थे। एडवाइजर उन्हें बताने लगे कि मैं यांगकांग का जूनियर यहाँ पर अपनी रिस्पेक्ट देने आया हूँ। जब मैंने साउथ की तरफ बैटल का रुख मोड़ दिया, तब सेंट जेन मेरे रास्ते में आए। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हमारी सोच में फासला था, जिसके चलते हमारे दरमियान एक बैटल हुई और सेंट जेन की उसमें मौत हो गई। लेकिन फिर भी आपने मुझे यहाँ आने की इजाजत दे दी। जिस पर वो एल्डर कहने लगे कि हमारे लिटिल जेड हेवन में कोई गॉड्स नहीं रहते, बल्कि हम सब इमॉर्टल्स हैं। हम कभी भी इस दुनिया के मसलों में इंटरफेयर नहीं करते। हमारा बस एक ही काम है, यहाँ होने वाली हर एक चीज को रिकॉर्ड करके रखना। हमारे हेवन में जो भी शामिल हुआ उसका दर्जा बस एक इमॉर्टल जैसा होगा। अगर वो बंदा यहाँ से चला गया, फिर हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं होता। उनके मसले उनके हैं, उनके रिवेंज भी उनके हैं। हम किसी में कोई इंटरफेयर नहीं करते। जैसे कि आज आप यहाँ आए हो तो आप हमारी फैमिली बन गए, लेकिन जब आप यहाँ से चले जाओगे तब हमारा आपके साथ भी कोई लेना देना नहीं होगा। जिस पर एडवाइजर कहने लगे कि शायद यही गॉड्स और इमॉर्टल्स के दरमियान का सबसे बड़ा फासला है। जिस पर एल्डर कहने लगे कि इमॉर्टल बस एक इंसान है और गॉड तो है एक डिवाइन। तो एडवाइजर कहते हैं कि यानी कि एक इंसान गॉड नहीं बन सकता, इसलिए वो बनेगा एक इमॉर्टल। तभी वो मास्टर उनसे पूछने लगा कि एडवाइजर, क्या आप कभी डिवाइन ब्रिज पर गए हो? क्या आपको वहाँ पर डिवाइन हाउस नजर आया? जिस पर एडवाइजर कहने लगे कि वो डिवाइन ब्रिज ब्रोकन था। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी बंदा गॉड नहीं बन सकता। जिस पर एल्डर कहने लगे कि न जाने कितने ही सारे कल्टिवेटर्स ने उस डिवाइन हाउस को विटनेस किया था, मगर उनका भी यही मानना था कि वो ब्रिज अब ब्रोकन है। सो गाइस, ये ब्रिज ह्यूमैनिटी और गॉड्स को एक साथ कनेक्ट करता था, लेकिन अब इस ब्रिज के डैमेज होने की वजह से कोई भी बंदा गॉड नहीं बन पाएगा। तो एडवाइजर कहते हैं कि कुछ सालों पहले ही मुझे इस बात का पता लगा था और मैं न जाने कब से इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहता हूँ कि आखिर इस ब्रिज को डैमेज क्यों किया गया। आपके इस लिटिल जेड हेवन में हर एक हिस्ट्री को रिकॉर्ड करके रखा है और इसी वजह से मैंने आपको विजिट किया। क्या आपके पास इस ब्रिज के बारे में कोई
कोई इन्फॉर्मेशन है और मुझे ये भी बताए क्या इस ब्रिज को रिपेयर किया जा सकता है। जिस पर वो एल्डर कहने लगे हाँ इसे रिपेयर किया जा सकता, लेकिन हमारा लिटिल जेड हेवन इसे नहीं कर पाया। हम समझ गए कि हम गॉड्स तो नहीं बन सकते, तो क्यों ना इमॉर्टल्स ही बना जाए। और इसी वजह से हम लोगों ने खुद को इस दुनिया में सिक्लूड कर लिया। हम खुद को भले ही इमॉर्टल्स बुलाते होंगे, लेकिन टाइम आने पर हमारी भी मौत हो जाएगी और हम अंडरवर्ल्ड की तरफ डिसेंड हो जाएंगे। मौत ही अंतिम सच्चाई है, कोई इससे बच नहीं सकता। हम इस दुनिया में इसलिए रहते हैं ताकि हमारी जिंदगी के आखिरी कुछ साल शांति से गुजर सके। अगर इस दुनिया की हिस्ट्री की बात की जाए तो हर 500 सालों बाद इस दुनिया में एक बार एक सेंट अपीयर हुआ है। तो हम बस यही देखना चाहते कि इस बार का सेंट क्या वो कारनामा कर दिखाएगा जो पहला कोई भी सेंट नहीं कर पाया। क्या वो सेंट डिवाइन ब्रिज को रिपेयर कर पाएगा। अब ये सीन यही पर कट होकर हमें थंडर साउंड स्कूल का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर यांगकांग के बारे में चर्चा हो रही थी। मास्टर रुलाई बताने लगा कि वो बादल काफी ज्यादा वास्ट है, मगर वो इतना भी विशालकाय नहीं कि यांगकांग को खत्म कर दे। तो मेरे ख्याल से ये बस यांगकांग के लिए हेवन से वार्निंग होगी। हम हजारों सालों से इस दुनिया में जीते आ रहे, हमने पहला भी इस तरह के सेलेस्टियल अटैक को विटनेस किया था। अब ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो गए। तभी रुलाई अपने जूनियर जिंगमिंग को बताते कि सौरो एम्परर के इतिहास को रिवील करो। जो सुनते साथ ही जिंगमिंग ने एक लोटस की मदद से हिस्ट्री को रिवील कर दिया। इसमें बताया गया कि साल 6420 में सौरो एम्परर एक कॉन्टिनेंट का राजा था। उस वक्त हेवन ने 30 दिनों तक इसकी रियासत पर स्नोफॉल किया। एक बड़ा सा बादल फॉर्म हुआ था जिसने कई सौ मीलों तक के इलाके को कवर किया, सनलाइट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, जिसके चलते इस दुनिया पर भुखमरी छा गई। लोग जिंदा रहने के लिए लुटेरे बन गए। जो कमजोर था वो मारा गया और जो ताकतवर था वो जिंदा बचा। उस वक्त सौरो एम्परर ने गॉड्स और ड्रैगन किंग्स को हुक्म दिया कि जल्दी से इस बादल को हटा दो। तो ड्रैगन किंग्स और गॉड्स ने मिलकर उसकी मदद की, मगर बादल के हटते साथ ही आसमान से बड़े बड़े मीटियोर्स की बारिश होना शुरू हो गई। कई सारे वोल्केनोज इरप्ट होने लगे। धरती कई सौ मीलों तक स्प्लिट हो गई। नदियां, समंदर पूरी तरह से सूख गए और फिर अगले ही साल सूरज वहां से गायब हो गया। चांद ने भी अपनी रोशनी देने से मना कर दिया और इस तरह से सौरो एम्परर की हुकूमत खत्म हो गई। वो एक डिवाइन किंगडम पर राज करता था, जिसे आज के वक्त में ग्रेट डाचू रुइंस के नाम से जाना जाता है। सो गाइस, ये था किन्मो का घर और यही रीजन था कि डाचू में अंधेरे का राज है, क्योंकि एक जमाने में डाचू हेवन के कहर को झेल चुका है। रुलाई कह रहा था कि डाचू का जो हाल हुआ है वैसा ही कुछ यांगकांग के साथ भी हो सकता। जो सुनकर एल्डर कहने लगी कि यांगकांग के एम्परर को अभी भी समझना चाहिए कि वो ये सब बंद कर दे, वरना डाचू के बाद यांगकांग ही अगला डाचू बनेगा। रुलाई कहने लगा कि अगर वो अपनी रिफॉर्मेशन को बंद करके एडवाइजर की पोजीशन को उससे छीन ले तो हो सकता है हेवन उसे माफ करेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हेवन के कहर में मासूम लोग मारे जाएंगे। और उतने में एक मॉन्क आकर उसे बताने लगा कि यांगकांग के क्राउन प्रिंस आपसे मिलना चाहते हैं। अब ये सुनकर सभी लोग शॉक हो गए। सो दोस्तों, हो सकता है कि यहाँ पर बगावत की एक और कहानी शुरू हो जाए। ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुकी है। Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.